हेलो एवरीवन, मैं नाम रवि और जैसे कि हमने डिस्कशन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में सिलेबस के बारे में, और मैंने ये कहा भी था कि मैं आप लोगों के सामने हर एक चैप्टर, हर एक बुक की हर एक यूनिट का डिटेल एक्सप्लेनेशन लाऊंगा और विद प्रॉपर नोट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम ओवरव्यू समझने वाले हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है इन डिटेल में। तो इसमें पहले लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द फ्लो ऑफ मनी इन अ बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि कैसे हम अपने मनी के फ्लो को मैनेज कर पाते हैं। किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मनी, और जो भी बिजनेस अपनी मनी के इनफ्लो या आउटफ्लो को मैनेज कर पाता है वही बिजनेस फ्यूचर में सस्टेन कर पाता है और ग्रो कर पाता है। इसके बाद लिखा है इट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जैसे कि हम सबको पता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज बेसिकली कैसे आप अपने मनी को प्लान करते हो, कैसे आप किस चीज़ के लिए आप कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हर एक चीज़ को प्लान करना, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, और एंड में कंट्रोलिंग करना कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, और अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। इसके बाद की फोकस, सबसे पहले की फोकस मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का की फोकस क्या होता है। तो मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन दैट हेल्प द बिजनेस यूज फंड वाइजली। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जो फंड होता है किसी भी जब कंपनी को मिलता है तो कैसे वो अपने फंड का प्रॉपर इस्तेमाल करे, वाइजली इस्तेमाल करे, जिससे कि वो एक ऐसे डिसीजन ले पाए, फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए जो कि बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। इसका मेन गोल होता है, अब ये आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मेन गोल होता है मैक्सिमम रिटर्न फॉर द ओनर। जो ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। दिस इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिसका प्राइमरी गोल किसी बिजनेस का होता है कि अपने ओनर को, अपने शेयर होल्डर को मैक्सिमम रिटर्न दे पाए। तो ये तो बेसिक हो गई बारे में। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव बेसिकली रेज फंड। पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है रेज फंड। रेज फंड का मतलब होता है कैसे एक कंपनी फंड रेज करती है, कैसे कोई भी कंपनी फंड रेज करती है, किस तरीके से करती है, या फिर वो उधार लेती है पैसा, या फिर वो डिवेंचर इशू करती है, तो इक्विटी इशू करती है। क्या वेज होते हैं जो कंपनी अपना फंड रेज करे। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि फंड को रेज करना। फंड रेज एंड रेज फंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए, फंड तो रेज कर लिया, कंपनी का फंड आ गया, क्या ये इनफ है? द आंसर इज नो। उसके बाद उस फंड का यूटिलाइज कर सके, अच्छे से यूटिलाइज कर सके, जिससे कि वो कंपनी की ग्रोथ पर फोकस कर पाए। उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए जिससे कि शेयर होल्डर को मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट आता है मैक्सिमम मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन बेसिकली आपने फंड रेज किया है, अब आपने उसको यूटिलाइज किया है, और ऐसे डिसीजन लो, जिस फाइनेंशियल डिसीजन लो जो कि कंपनी के ग्रोथ में हेल्प करे, जो कि कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प करे, और जो कि कंपनी के बेनिफिट के लिए सही हो, ना कि किसी भी पर्सनल बंदे के स्वार्थ के लिए बेनिफिट हो। एंड फोर्थ होता है प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, अगर हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो अगर हमारा बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पा रहा, प्रॉफिट ही नहीं बना पा रहा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट भी बनाना चाहिए और उसमें ग्रोथ भी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस, बिग और स्मॉल। देखिए, फाइनेंस जो है वो चाहे बिजनेस छोटा है चाहे बिजनेस बड़ा है, ये मैटर ही नहीं करता। फाइनेंस हर एक बिजनेस में ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर तुम्हारा बिजनेस 100 करोड़ से कम है तो आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 100 करोड़ से ज़्यादा है तो ही आप फाइनेंस की इम्पोर्टेंस है। द आंसर इज़ नो। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस का कोर कॉन्सेप्ट ही फाइनेंस है। तो इसलिए बिजनेस के साइज पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि किसी बिजनेस को कितनी फंड की ज़रूरत होती है, या फिर उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती भी कि नहीं होती है। इट डज नॉट इवन मैटर। इसमें तुम्हें हेल्प क्या करता है? चूजिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्या तुम पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होती हैं, कैसे तुम चूज़ करोगे? किसी भी कंपनी के पास जब पैसा आता है तो क्या उसको कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या उसको अपने रॉ मटेरियल में खर्चा ज़्यादा करना है? हर एक बिजनेस के अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट चीज़ें होती हैं जिसमें एक कंपनी को
ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट करना। अगर कोई कंपनी है जो कैपिटल गुड बनाती है तो उसके लिए मशीनों में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई कंपनी जो क्या नाम है गुड्स में डील करती है, जैसे कपड़े हो गए, ये सब, उसमें रॉ मटेरियल की बहुत इंपॉर्टेंस मिल जाती है। तो उसी में कहता है कि चूज़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कि तुम्हें किस में इन्वेस्टमेंट करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और तुम्हें उसमें से चूज़ करना होता है। मैनेजिंग डेली बिजनेस एक्सपेंस, अब तुम्हारा जो फंड है, तुम कैसे अपने जो डेली एक्सपेंस जो तुम्हारे हैं उसको कैसे तुम मैनेज कर पाते हो। जैसे डेली बहुत सारे खर्च होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इन सारे छोटे मोटे डेली के खर्चे उनको कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होता है प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ, कि भाई अभी तो ठीक है पर फ्यूचर ग्रोथ तुम अपने आप को कहाँ देख रहे हो आने वाले 5 साल 10 साल में। एक कंपनी क्या क्या प्लान है कि इन फ्यूचर वो इतना ग्रो करेगी। तो ये होता है हमारा प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो फाइनेंस हमें 3 चीज़ों में मदद करता है। पहला कि चूज़ करो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि तुम्हारे लिए सही हो। सेकंड, मैनेज करो बिजनेस के डेली एक्सपेंस जो होते हैं। एंड थर्ड, प्लानिंग करो कि फ्यूचर में तुम क्या और कितना ग्रो करना चाहते हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। पहला जो हमारा स्कोप है, ऑल डिसीजन रिलेटेड टू मनी। मनी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं उन सबको लेना, उन सबको कवर करना, और जितने भी डिसीजन में मनी का इन्वॉल्वमेंट है उसको प्रॉपर वे में अच्छे से उसमें सही निर्णय लेके बिजनेस में जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प हो ऐसा डिसीजन लेना। सेकेंड, हाउ टू गेट फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम फंड लेंगे कैसे, हमें कोई फंड क्यों देगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमें फंड प्राप्त हो। क्या हम इक्विटी अपनी डाइल्यूट करें तो उसमें तुमसे पावर छिन जाती है और तुम फिर क्या नाम है लोन डिसीजन ले पाते हो, तुम्हें उनकी सहमति की जरूरत पड़ती है। क्या हम डिवेंचर यूज़ करें, क्या हम अपने डिवेंचर दें, क्या हम लोन लें। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो एक कंपनी ले सकती है टू गेट फंड। ये लेना होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तीसरा होता है तुम्हारा हाउ टू यू फंड। अगर तुम्हें फंड मिल गया तो उसका इस्तेमाल कैसे करें। फंड मिलना इज़ नॉट अ बिग डील, बट फंड को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना और बिजनेस को ग्रो करना इज़ अ मेन थिंग। तो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर उनको फंड मिला है तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। हाउ टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, दिन पर दिन हमारा बिजनेस ग्रो करे, उसकी वैल्यू बढ़े, वो कैसे हम कर सकते हैं। तो ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। तो ये तो हो गया बेसिकली कुछ स्कोप होगा जिसमें मैंने बात करी कैसे हम कवर कर सकते हैं। और जितने भी मनी से रिलेटेड डिसीजन है उसका स्कोप में आते हैं। हाउ टू गेट फंड, हाउ टू यूज़ फंड, एंड हाउ टू इंक्रीज वैल्यू। दीज दीज थिंग्स जो कि मैटर करते हैं एक स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। चलिए अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस एज अ डिसिप्लिन। इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस एज अ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन इज बेसिकली अ सब्जेक्ट जो हम ये पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल्सो डिसिप्लिन में आता है। इसमें क्या रहता है कि एक जो सब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर वे में अलग से स्टडी होती है, वो किसी से इंटीग्रेटेड नहीं होता, उसकी प्रॉपर अलग ब्रांच होती है, उसमें स्पेशलाइजेशन होती है और उसमें ही लोग करियर बनाते हैं, उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। तो कैसे फाइनेंस सब्जेक्ट का एक प्रॉपर इवोल्यूशन हुआ और एक एट द एंड आज की डेट में फाइनेंस एक प्रॉपर डिफरेंट डिसिप्लिन की तरह यूज़ होता है कि अगर किसी को फाइनेंस की स्टडी करनी है तो ऐसा हम पे ऑप्शन है कि हम फाइनेंस के प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो उसके चलिए थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस बिकेम अ सेपरेट सब्जेक्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब है 1950 के बारे में बात कर रहा है कि फाइनेंस बिकम 1950 से पहले फाइनेंस एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। ये 1950 के बाद ही फाइनेंस एक सेपरेट सब्जेक्ट बना है। अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, पहले ये इकोनॉमिक का पार्ट हुआ करता था। इकोनॉमिक और फाइनेंस को जोड़ के पढ़ाया जाता था और इकोनॉमिक के अंदर ही फाइनेंस इंक्लूड कर दिया जाता था। 1950 से पहले की बात बता रहा हूँ ये आपको मैं। दो मेजर चेंज आया जिसके रीज़न की वजह से हम उन लोगों ने सोचा कि अब फाइनेंस को एक अलग सब्जेक्ट बना दिया जाता है। और वो क्या दो रीज़न थे वो तुम्हें दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले पहला रीज़न तो ये था कि बिजनेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड ग्लोबल। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा था, ग्लोबली बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ ना, किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे जिसके रीज़न से
उन्हें एक फाइनेंस का अलग से डिपार्टमेंट रखना पड़ा, उसके लिए अलग से फाइनेंस की स्टडी होने लगी। सेकेंड आता तुम्हारा न्यू टूल्स वर डेवलप्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था न्यू न्यू टूल्स आ रहे थे मार्केट में जो कि सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए होते थे, कि फाइनेंशियल एनालिसिस रिलेटेड टूल्स होते थे। तो दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से 1950 के बाद लोगों ने सोचा कि चलो फाइनेंस को एक अलग डिसिप्लिन बना दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 फेजेस इन एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस 3 फेजेस में सेपरेटेड है। पहला है वो ट्रेडिशनल फेज जो कि बिफोर 1950 के पहले का था, इंटीग्रेटेड फेज जो कि 1950 के बाद का था, और मॉडर्न फेज जो कि आज भी हमारा चल रहा है। पहले हम बात करते हैं फाइनेंस अप टू 1950, द ट्रेडिशनल फेज। 1950 तक के फेज को द ट्रेडिशनल फेज कहते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस वाज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, ये हमारा सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, ये इकोनॉमिक का पार्ट था, और इसके अंदर मेन फोकस किया जाता है कीपिंग रिकॉर्ड रखने के लिए, कि भाई हम सिंपल से रिकॉर्ड्स हैं उसको हम रख सकते हैं। सेकंड, प्रिपेयर रिपोर्ट, क्या कोई रिपोर्ट आई है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि सिंपल होती है बहुत। एंड मैनेजिंग कैश, और कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसको मैनेज कर सकते हैं। ये बेसिक वर्ड थे, ये कॉम्प्लेक्स नहीं था। दैट इज़ द रीज़न इकोनॉमिक के अंदर ही हमने इंक्लूड किया था। बट 1950 बाद के बाद जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते गए, जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, तो लोगों को समझ में आया कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस को समझना। दैट इज़ द रीज़न कि रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। तो 1950 से पहले कोई फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या था उसको समझ लेते हैं। लिमिटेड टू बेसिक अकाउंटिंग एंड कैश हैंडलिंग, कि भाई उसका रोल सिर्फ इतना ही हुआ करता था कि भाई लिमिटेड बेसिक अकाउंटिंग कर ली और तुम्हारा कैश हैंडलिंग कर ली, कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है। बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर लिया कि अगर हमने किसी से उधार लिया तो उसकी एंट्री पास कर दी। इट्स अ बेसिक थिंग। तो इतना ही रोल हुआ करता था। दैट इज़ द रीज़न वो इकोनॉमी का पार्ट था। इन्वॉल्व ओनली व्हेन नीडेड टू अरेंज न्यू फंड, और फाइनेंस का इस्तेमाल ही जब हुआ हो, जब क्या करते थे लोग, जब उसमें क्या नाम था, जब हमें कोई नए फंड की अरेंजमेंट करनी होती है तभी हम सिर्फ यूज़ करते थे फाइनेंस का या फाइनेंशियल मैनेजर का। तो इन्वॉल्व ओनली व्हेन नीडेड टू अरेंज न्यू फंड, अगर कंपनी को न्यू फंड चाहिए तो ही फाइनेंस मैनेजर की जरूरत पड़ती थी। उसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं था, बेसिक अकाउंटिंग थी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उतना ज़्यादा हम फाइनेंस को सीरियस नहीं लेते थे, और इसलिए कोई सेपरेट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन भी नहीं बनाया गया था। आफ्टर 1950 इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ फाइनेंस, अब 1950 के बाद इंटीग्रेटेड व्यू हो गए, आने लग गया। कि क्यों आने लग गया? ड्यू टू कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा राइज होने लग गया था। 1950 के बाद बहुत ज़्यादा कंपनियां ग्रो करने लगी थी, बिजनेस के लोगों को समझ होने लग गई थी, और कंपटीशन का राइज होने की वजह से फाइनेंस और कॉम्प्लेक्स होता चला गया। एंड बिजनेस ग्रोथ, और बिजनेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे थे। 1950 के टाइम पे इंडिया में थोड़ा लेट से स्टार्ट हुई चीज़ें, बस 1950 तक तो कुछ गिनी चुनी कंपनियां होती थी इंडिया में, जैसे कि टाटा, टिस्को। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी। जो कि रिलायंस की भी मैं बात करूँ तो वो भी 1970 में जाके आई है। तो इंडिया में नहीं था, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे। इसके बाद है ड्यू टू कंपटीशन एंड बिजनेस ग्रोथ की वजह से फाइनेंस बिकम, जो फाइनेंस था वो क्या बन गया तुम्हारा, रेगुलर बन गया। कि भाई अब फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो डेली हो रही है, लोगों को फाइनेंस की ज़रूरत रोज़ पड़ रही है, रेगुलर बेसिस पर। अब ये नहीं है कि कभी कभी हमें फाइनेंस के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ रही, नहीं, अब रेगुलर हो गया काम। एनालिटिकल हो गया, हमें चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती थी, यार ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है तो ये चल नहीं रहा है, इसके पे इतनी कॉस्ट जा रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि और एनालिटिकल लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, जो कि उस सब्जेक्ट को समझते हैं, जिस पर फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग है। एंड डिसीजन ओरिएंटेड है, अब हर डिसीजन लेने पड़ते थे। कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करना ईजी नहीं था। 100 चीज़ें देखनी पड़ती थी कि यार इसमें हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कैसे, क्या हमारी पोजीशन होंगी। एंड दैट इज़ द रीज़न डिसीजन ओरिएंटेड भी होने लग गया। इसकी वजह से 1950 के बाद से हमारा ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया। फाइनेंस नाउ फोकस्ड ऑन, अब फाइनेंस किस पर फोकस कर, फाइनेंस नाउ फोकस ऑन किस पर करता है, रेजिंग फंड। कि भाई फंड को तो रेज करना है। रेजिंग फंड तो हमेशा एक सबसे इम्पोर्टेंट और लाइफ लॉन्ग वर्क है, जो कि हर एक टाइम पे किया जाता था फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा, कि रेजिंग फंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट एलोकेशन ऑफ फंड, अब तुमने फंड तो रेज कर लिया, उसका एलोकेशन स्मार्टली करो।
जिससे कि तुम अपने फंड का ऑप्टिमम इस्तेमाल कर सकते हो। यूजिंग डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, और डेटा का इस्तेमाल करो डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि डेटा देखो, कोई पास्ट डेटा से तुम्हें ये समझ में आता है कि फ्यूचर में इसका स्कोप है या नहीं है। तो डेटा को अंडरस्टैंड करने का काम बढ़ गया था, इसलिए उस डेटा की वजह से डिसीजन मेकिंग होने लग गई थी। अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल थ्योरी डेट शेप्ड मॉडर्न फाइनेंस। क्या वो फाइनेंशियल थ्योरी थी जिसने शेप किया मॉडर्न फाइनेंस को? पहला तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी हैरी मार्कविट ने दी थी, जिसमें इंपॉर्टेंस बताई गई थी फाइनेंस की, और जिसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा फाइनेंस का राइज हुआ था। इन्वेस्ट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट टू बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न। हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी थी जिसमें हम एक कॉम्बिनेशन बना पाएँ और एक बैलेंस कर पाएँ रिस्क एंड रिटर्न का। देखो, रिस्क एंड रिटर्न हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जितना ज़्यादा तुम रिस्क लोगे उतना ज़्यादा तुम्हें रिटर्न मिलता है, बट रिस्क इतना भी मत ले लो कि तुम्हारी कंपनी डूब जाए। तो एक बैलेंस होता है हर एक के बीच में, तो इसलिए कि कितना हम बैलेंस कर पा रहे हैं अपने रिस्क और रिटर्न को, क्या हम इतना ही रिस्क लें जो कि हम बैलेंस कर पाएँ। तो उस इन्वेस्ट हम ऐसे ही करें किसी भी, मान लो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें, या फिर एक ऐसी चीज़ है जिसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क की है, बट वो कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए जिसको हम बैलेंस कर पाएँ, जिससे कि हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस ना करनी पड़े। यूज स्टैट एंड मॉडल टू सिलेक्ट द बेस्ट मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया, मॉडल्स का इस्तेमाल हो गया टू सिलेक्ट बेस्ट मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पे करोगे दैट विल कॉस्ट यू मोर रिस्की, कि अगर वो डूबी तो सब खत्म। इसलिए कहते हैं कि जब भी तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, जिसका मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, कि अगर आप गोल्ड में भी करो, आप रियल इस्टेट में भी करो, आप सेविंग्स भी करो, देयर मल्टीपल ऑप्शंस एक कंपनी के पास होते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिसके वजह से डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर एक चीज़ में लॉस भी हो रहा है तो वो दूसरी चीज़ में ईजिली मैनेज कर पाओ उस चीज़ को। इसके बाद आता तुम्हारा थ्योरी ऑफ लेवरेज एंड फर्म वैल्यूएशन। थ्योरी ऑफ लेवरेज एंड फर्म वैल्यूएशन कहते हैं फाइनेंस डिसीजन शुड एम टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि फाइनेंस डिसीजन तुम सिर्फ इस तरीके से लो, उसका एम दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे जो शेयर होल्डर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दूँ मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा जो शेयर होल्डर है उसको प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा। तो डैट शुड नॉट हैपन, एंड मेन थिंग इज़ कि तुम्हारे शेयर होल्डर को मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए जो भी डिसीजन तुम ले रहे हो। पहले पूछो क्या इस डिसीजन से मेरे शेयर होल्डर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर आंसर यस आता है तो ही लीजिए, अगर नो आता है डोंट टेक दैट डिसीजन। सिंपल। ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल, इसमें क्या होता है तुम्हारा, हेल्प्ड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शंस, कि यार हमें मदद मिलती है कि हम फाइनेंशियल ऑप्शंस कैसे कर सकते हैं, जैसे रिस्क प्राइस टूल एंड इन सब के बारे में। फीचर ऑफ मॉडल फाइनेंस, अब बात करते हैं मॉडर्न फाइनेंस की, जो कि पोस्ट 1950 के बाद से स्टार्ट हुई थी मॉडर्न फाइनेंस। इसमें क्या है, वाइडर स्कोप है, फोकस ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ मनी थ्रू डाटा बेस्ड डिसीजन। हम डाटा बेस्ड डिसीजन लेते हैं और जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, अच्छे से ऑप्टिमम यूज़ कर पाते हैं जो भी हम पे मनी आता है वाइडर स्कोप में। सेकेंड है डिसीजन मेकर्स, कि भाई डिसीजन मेकर्स नाउ इंक्लूड ऑल स्टेक होल्डर इन द फर्म, कि जो डिसीजन मेकर जो हो रहे हैं अब जैसे मान लो तुम शेयर होल्डर हो किसी भी फर्म के, तो उसमें तुम्हारा डिसीजन क्या है या फिर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है। तो अब अगर मान लो कोई बंदा शेयर होल्डर है, तो किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर की इंपॉर्टेंस होती है, उसकी सुनवाई की जाती है। ऐसे नहीं है कि तुम कुछ मैनेजर हैं, मैनेजमेंट है, वही डिसीजन ले पाते। नो, इफ़ यू आर शेयर होल्डर इट्स योर राइट टू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन, कि वो डिसीजन क्या लेना वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसलिए काफ़ी डिसीजन आने लग गए थे। फाइनेंस यूज एडवांस टूल फ्रॉम इकोनॉमिक, भाई एडवांस टूल इस्तेमाल होने लग गए थे स्टैट एक्स मार्केट के। इंक्रीज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिकल इन फाइनेंस, सही बात है कि यार बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया था टेक्नोलॉजी और एनालिटिकल का, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही थी फाइनेंस के अंदर, दैट इज़ द रीज़न हमें सेपरेट करना पड़ा। शिफ्ट फ्रॉम बेसिक रिकॉर्ड कीपिंग टू एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग,
कि भाई अब हमें शिफ्ट करना पड़ा। अब बेसिक रिकॉर्ड कीपिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें डिसीजन किस पर लेना है, एनालिटिकल होकर कोई भी डेटा है उसको अंडरस्टैंड करना है। अब काम एनालिटिकल होने लगे, ना कि बेसिक डेटा या फिर बेसिक एंट्री के लिए। फाइनेंस एज एन एरिया ऑफ स्टडी, फाइनेंस मैनेजिंग फंड, इन्वेस्टमेंट यूजिंग फंड इफेक्टिवली। अब फाइनेंस एरिया ऑफ स्टडी दो चीज़ें होती हैं। फाइनेंस कैसे हम देखो, फाइनेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं कि हम जो हम पे फंड है, फाइनेंस मैनेजिंग फंड, उसको हम कैसे किसी भी फंड को मैनेज कैसे कर पाते हैं, और जो भी फंड तुम्हें मिला है उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाते हैं। सिंपल है, दो चीज़ें हैं। फाइनेंस एरिया ऑफ सब्जेक्ट फाइनेंस का दो है। पहला क्या है, फंड को कैसे मैनेज करें, मैनेजिंग फंड, और दूसरा है उसको जो फंड तुम्हें मिला है उसको कैसे हम प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एंड इधर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने वन शॉट तरीके से हर एक चीज़ को समझ लिया है। अगर मैं आपको एक क्विक समरी दूँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ा कि कैसे हम इनफ्लो या फिर फ्लो ऑफ मनी को कैसे करते हैं। उसके अंदर हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कैसे करते हैं। इसके हमने ऑब्जेक्ट की फोकस होता है कि यार जो ओनर है उसको मैक्सिमम रिटर्न दे पाएँ। ऑब्जेक्टिव है कैसे रेस फंड करें, यूटिलाइज करें, मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन ले और प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसका हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस के हमने अंदर पढ़ा फाइनेंस हमारा चाहे बिजनेस छोटा है या बड़ा है दोनों में ज़रूरी होता है। जो कि अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो चूजिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें चूज़ करना है ना, मैनेजिंग डेली बिजनेस एक्सपेंस करना है, एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। स्कोप में हाउ टू गेट फंड, हाउ टू यूज़ फंड, इंक्रीज वैल्यू, डेट्स ऑल। फिर हमने इवोल्यूशन पढ़ा एज अ डिसिप्लिन कि भाई 1950 से पहले तो हमारा फाइनेंस एक सेपरेट सब्जेक्ट, 1950 के बाद सेपरेट सब्जेक्ट बना, 1950 से पहले ये इकोनॉमिक का ही पार्ट हुआ करता था, है ना। फिर हमने पढ़ा क्या दो रीज़न थे जिसकी वजह से इसको अलग किया, वो था कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी और फाइनेंशियल न्यू टूल्स आने लग गए थे। इसका हमने पढ़ा तीन फेज थे, ट्रेडिशनल, इंटीग्रेशन एंड मॉडर्न फेज। ट्रेडिशनल की बात करूँ तो वो 1950 से पहले का था, इंटीग्रेटेड की बात करूँ तो 1950 के बाद का था, और मॉडर्न फेज की बात करूँ तो वो आज का ही फेज था जो अभी चल रहा है। इसका हमने 1950 के पहले की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, वो अलग सब्जेक्ट नहीं था, इकोनॉमी का पार्ट था, है ना। कीपिंग रिकॉर्ड, प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड एंड मैनेजिंग कैश। इसमें सिंपल हम क्या करते थे, बेसिक अकाउंटिंग कर लेते थे एंड कैश हैंडलिंग कर लेते। और इसमें क्या, अगर हमें सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजर की जरूरत जब भी पड़ती थी जब हमें कोई भी न्यू फंड अरेंज करना पड़े। 1950 के बाद अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेटेड व्यू बन गया और फाइनेंस का, कि फाइनेंस अब रेगुलर होने लगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, बिजनेस ग्रोथ होने लगी, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग होने लगा। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, रेजिंग, अब तो रेजिंग फंड है, स्मार्ट एलोकेशन भी करना है, डाटा का इस्तेमाल करके डिसीजन भी लेने हैं। इसके बाद फाइनेंशियल थ्योरीज आए जिसने मॉडर्न फाइनेंस को शेप किया। उसमें से एक थ्योरी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी, और उसमें क्या नाम था, और उसमें दूसरी चीज़ आती है कि कैसे हम अपने रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस कर पाते हैं, और कैसे हम स्टैट और मॉडल को अंडरस्टैंड करके और एक बिग मिक्स इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जिसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जिससे कि तुम अगर एक चीज़ में पैसा लूज ही करते हो दूसरे में प्रॉफिट कर पाओ। थ्योरी ऑफ लेवरेज एंड फर्म वैल्यूएशन पढ़ा हमने इसमें, है ना। ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल भी पढ़े, और उसके बाद पढ़ा हमने फीचर्स क्या थे मॉडर्न फाइनेंस के। फीचर क्या थे, उसमें वाइडर स्कोप हो गया था, अब डाटा बेस डिसीजन होने लग गए थे, स्टेक होल्डर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो ये हमारे दिमाग में रहता था, जो भी एडवांस टूल आने लग गए थे उसको हम अंडरस्टैंड करते, और न्यू टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही थी। फाइनेंस, अब देखो फाइनेंस दो ही तरीके के होते हैं एरिया ऑफ स्टडी, एक तो मैनेजिंग फंड की, फंड को कैसे मैनेज करना, दूसरा कि जो भी फंड आया उसको कैसे प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट करना है। सो दिस इज ऑल दी यूनिट नंबर वन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमने ओवरव्यू पढ़ा है। दिस इज अ प्रॉपर नोट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू नीड नोट्स तो मैं आपको ये नोट इजीली प्रोवाइड कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर आपको ये पसंद आया तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। ऐसे ही मैं हर एक यूनिट की एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा, जिसमें हमें फॉर्मूले जो आएंगे उसको भी मैं आपको कराऊँगा। सो मेरे साथ रहिए और इस सबको एंड तक लेके चलते हैं, एंड विद इन 10 days अच्छा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू, बाय।